और मुझे मेरी हैसियत से कई गुना ज़्यादा राजनीति में काफ़ी बड़े बड़े पद भी मिले, पर मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। मेरे पिताजी भी किसान थे और किसानों की स्थिति देखकर मैंने ये तय किया कि इस समस्या को समाधान के रूप में रूपांतरित करने के लिए अब जीवन में जो भी कुछ समय मिला है उसके लिए मिशन के रूप में काम करना। और इसलिए मैं राजनीति में जरूर हूं, पर मैं लगभग राजनीति करता ही नहीं। मैं सेवा का काम करता हूं। हमारे देश में राजनीति का अर्थ होता है, जो लोग लगाते हैं वो सत्ता कारण। राजनीति का सही अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण और सेवा करना। पर दुर्भाग्यवश राजनीति जो है वो सत्ता कारण तक सीमित रही है। और इसलिए मैं अक्सर याद रखता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति एक प्रभावी उपकरण है। और आज इसलिए हमारे देश के किसान, गांव, गरीब, मजदूर और किसानों की जो स्थितियां हैं, इसको बदलना ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। 1947 से लेकर अनेक प्रकार की बातें भी हुई है। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, पर हमें यह आत्मपरीक्षण करना होगा कि हमारे इतने साल के अनुभव के बाद हमें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाने से हमारा फायदा होने वाला है। हमारे देश में जो विकास होता है, उस विकास को जिस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसको जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। और जीडीपी जो हमारा होता है उसमें 22 to 24% इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, उद्योग कंट्रीब्यूट करते हैं। 52 से 54% सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है और करीब 14% तक किसान और अलाइड सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जब गांधी जी 47 में बात करते थे तब 90% आबादी गांव में रहती थी और आज स्थिति ऐसी हुई है कि 65% आबादी गांव में है और ये 30 से 35% का जो माइग्रेशन हुआ है, इसका कारण हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसान की जो परिस्थिति है, जो जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था थी, उसके तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया, उसका ये परिणाम है। हमारे किसानों में ये जो बदलाव हमको लाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको फोकस करके कुछ नीतियों पर आप जैसे प्रमुख किसानों को सोचना होगा। पहली बात तो यह है कि 65% आबादी और केवल 14% ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन। तो हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का हम सब का सपना है। हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, पर यह इतनी बड़ी 65% आबादी, अगर इसका विकास नहीं होगा, इसकी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर नहीं होगी, गांव में जाने के लिए अच्छे रोड नहीं बनेंगे, किसानों को पीने के लिए शुद्ध स्वच्छ पानी खुद के लिए और खेती के लिए अच्छा पानी नहीं मिलेगा, गांव में अच्छी स्कूल नहीं होगी, गांव में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, गांव में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, गांव के युवाओं को हाथों को काम नहीं होगा और गांव के किसानों को फसल के सही दाम नहीं मिलेंगे, तो फिर हम इतनी बड़ी आबादी का ये गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेंगे। और इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण करने वाली नीतियां कौन सी हो सकती है, उसका वस्तुनिष्ठ हमें आत्म परीक्षण करके चिंतन करना होगा।
जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और हम डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर कहता है ब्लड चेक करो, ईसीजी निकालो। हमें भी अपना ब्लड चेक करना पड़ेगा, ईसीजी निकालना पड़ेगा कि हमारे शरीर में समस्या कहाँ है। और इसलिए इस उद्दिष्ट के मेरे बारे में मतभेद नहीं है। किसान समृद्ध होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, सबकी भावना है, पर यह कैसे होना चाहिए इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। हमारे देश में जो गांव की परिस्थिति है, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस नीतियों को हमने जितना प्राधान्य देना चाहिए था उतना नहीं दिया, ये सब मैंने आपको कहा था। पर यह परिस्थितियां बदल रही है। थोड़ा मुझे क्षमा करें, मैं कोई अंग्रेजी शब्द आएंगे तो थोड़ा आसानी से आपको कह पाऊंगा, इसलिए मैं उसका उपयोग करूंगा। मैं अक्सर दो बातों का उल्लेख करता हूं। एक है नॉलेज। नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर संपत्ति में करना, तभी हम समृद्ध और संपन्न बनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान नहीं सिखाया जा सकता। और इसलिए आज हमें सही में अगर नॉलेज टू वेल्थ ये करना है तो किसान में, ग्रामीण में क्षेत्र में जल, जमीन, जंगल पर आधारित वर्ल्ड प्रैक्टिसेस की बेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर उत्पादन खर्चे को कम करके उत्पादन को कैसे बढ़ाना, इसका तंत्रज्ञान जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक हमें यश नहीं मिलेगा। अब पहली बात तो यह है कि हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, अभी बताया गया परिचय में, अभी मैं नहीं हूं। हमारे देश में मुझे याद है कि ये बादल साहब का जो गांव है, वहां से जो इंदिरा कैनाल बोलते हुए बहता था, वो फूट गया और उसके कारण सब जमीन पंजाब की उस साइड की खराब हो गई। तब मैंने 2,500 करोड़ रुपए देकर मुझे बताया गया कि इसका अगर कंक्रीटीकरण होगा तो राजस्थान के 7 जिलों को पानी मिलेगा। वो मैंने 2,500 करोड़ की मान्यता, पानी भी आने लगा, राजस्थान में गया। हमारे देश में जब हमको स्वाधीनता मिली तो 1947 में भारत और पाकिस्तान जब हुआ तो 3 नदियां हिंदुस्तान को मिली, 3 नदियां पाकिस्तान को मिली। और आज भी हमारे अधिकार का पानी जो हमने करार किया वो पानी पाकिस्तान में बहता है, और पंजाब और हरियाणा पागड़ी के लिए झगड़ा करके सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। पर जब मैं मंत्री था तो 24 झगड़े थे राज्यों में, 1970 से पहले के थे। तो मैंने अपना थोड़ा उपयोग किया, मैंने सब मंत्रियों को बुलाता था। हरियाणा के मुख्यमंत्री आते थे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर को, सब उत्तराखंड, हिमाचल, और मैं बोलता था कि मैंने दरवाजा बंद किया है, तुम्हारा जब तक समाधान नहीं होता, एमओयू साइन नहीं होता, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और 24 में से 17 झगड़े मैंने निपटा दिए। पानी की कोई कमी नहीं है। मैं आंध्र प्रदेश में एक पोलावरम डैम बना रहा था, मैंने उसके 60,000 करोड़ का काफी पैसा भारत सरकार से दिया। मैं 4 बार उसका काम देखने के लिए गया था। वो गोदावरी पर बन रहा था, पोलावरम। अब वो पानी जो है, डैम बनने के बाद भी 1300 टीएमसी पानी समुद्र में जाता है। जो समुद्र में पानी जा रहा है उसको हमने रोकना चाहिए, इसकी चर्चा नहीं होती। जो हमारा उड़ीसा से ये सब नदियां निकलकर छत्तीसगढ़ से, हमारे महाराष्ट्र से आगे जाके आंध्र की तरफ जाती है, समुद्र में पानी बहुत है। तो मैंने 49 प्रोजेक्ट्स रिवर कनेक्टिविटी के तैयार किए और वो टीपीआर तैयार है। और उसमें सिंपल ये था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को मैंने कहा, तुम क्यों कर्नाटक से लड़ते हो? कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बुलाया कि मैं आपको पानी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। बोले कैसे?
तो मैंने जो एक्सेस वाटर है गोदावरी में, ये गोदावरी का कृष्णा का पेन्नार में और पेन्नार का कावेरी में डालकर मैं टेल एंड टेक तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक पानी पहुंचाएगा। ये प्रोजेक्ट है, ये आप होगा तो तमिलनाडु में पानी की समस्या ही नहीं रहेगी। अब 2 केन बेतवा ये अभी चालू हो गया, उसमें से एक प्रोजेक्ट, और दूसरा और प्रोजेक्ट चालू हो गया। उसी समय योगी जी तैयार हुए थे, शिवराज जी को मैं बहुत समझा रहा था, पर वो बोले मध्य प्रदेश और एक करके रह गया। तो आखिर में अभी बाद में मैं मंत्री नहीं था, पर अभी उसके बाद वो करार हो गया, तो अब बुंदेलखंड के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो पहली बात, देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। बहुत लोग इस पर बहस करते हैं, और अभी मेरे ऊपर इसलिए विश्वास रखो कि मैं केवल राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं विद्वान भी नहीं हूं, पर मुझे 11 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है, और 11 में से 6 डिलीट जो है वो सरकारी कृषि विद्यापीठ की मिली है, और वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। तो मैं एक काम करता हूं जो मैं आपके लिए बहुत जरूरी है, हरियाणा और पंजाब के लिए बहुत सिंपल है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैं कोई हवा की बात नहीं करूंगा। मैंने खुद, मेरे यहां 5 हाउस पावर के 3 पंप थे, 3 कुएं थे, 1-1 घंटा चलते थे। मार्च अप्रैल में पानी नहीं रहता था। मैंने मेरे खेत के बाजू की जो नदी थी, जो तालाब थे, उसमें से, तालाब तो हमारे यहां नहीं थे, नदी थी और नाला था, उसका खोलीकरण, रुंदीकरण किया। अब आप में से जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी, मिनरोलॉजी और क्रिस्टोग्राफी शायद आपको कुछ लोगों को पता होगी, कुछ नहीं है, पर इतना सिंपल अर्थ है कि जो स्ट्राटा है, जो रॉक है, पानी पीने वाला और पानी नहीं पीने वाला। अब इसमें रॉक के 10 प्रकार हैं: टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, अर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल। तो जमीन में हमको नीचे, जमीन, नाले और नदी को खोदना है, तब तक खोदना है जब तक पानी पीने वाला स्ट्राटा जमीन नहीं लगती, रॉक नहीं लगता। देखो आप में से कुछ लोग सरकारी नौकर भी होंगे, वो क्या करते हैं, वो नौकरी करते करते महीने में डिपॉजिट रखते हैं, और रिटायर्ड होने के बाद पीएफ का पैसा, बाकी पैसा इकट्ठा लाकर 10-20 लाख रुपए बैंक में जमा करके ब्याज उनको महीने पे मिलता है, उस पर उधर निर्वाह करते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं कि जीवन भर पानी को जमीन के अंदर डिपॉजिट करते जाओ, डिपॉजिट बढ़ाओ, पानी का खर्चा कम करो, और अगर आपके खेत में अगर 24 घंटे पानी मिल जाएगा तो आपका उत्पादन 2.5 गुना बढ़ जाएगा। तो पानी का जल संवर्धन, वाटर कंजर्वेशन, ये काम हमने करना चाहिए। मैंने अभी एनएचआई का मैं काम करता था, अरे आपको समय मिलेगा तो पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है अकोला में, महाराष्ट्र सरकार की, वहां मैंने 40 तालाब बना के दिए, और 4,500 एकड़ जमीन पानी के नीचे आई। फिर परभणी कृषि विद्यापीठ में बना दिए, मैं 1000 तालाब बनाए फुकट में। आप बोलोगे ये फुकट कैसे बना? तो महाराष्ट्र सरकार को मैंने रिक्वेस्ट की कि रोड बनाने के लिए हमको मिट्टी लगती है, तो जो किसान और जो इंस्टीट्यूशन हमें अनुमति देगी, हम उससे मिट्टी खोदने का काम करेंगे, वो रोड में डालेंगे और फुकट में तालाब बना के देंगे। बन गए तालाब। फिर जो नदी नाले है वो खोद के उसका जो एग्रीगेट है वो रोड में डाल दिया, हो गया, उसका जल वाटर स्टोरेज बढ़ गया। और कुछ भी नहीं हुआ तो फर्टिलाइजर की जो आपकी बैग होती है, उसमें बोरे में रेती भर के, एक उसको वंदराई बांध कहते हैं हमारे यहाँ, आप अगर नाले और रखा के देंगे और उसके कारण अगर 3-4 महीने भी पानी रोक के रखेंगे तो जमीन के अंदर जाएगा, तो आपके कुएं का पानी बढ़ जाएगा। अब मेरे यहां 7.5 हॉर्स पावर के 3 सोलर पंप और 8-9 घंटे पानी चलता है।
तो पानी की मुबलकता होने के कारण मेरा इरिगेशन बढ़ा। फिर दूसरी बात यह कि पानी अगर अपने पास होगा तो पानी का उपयोग कैसे करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कि आप, अभी मैं थोड़ा सा पानी पिया, अब समझो मुझे ये 2 लीटर पानी एक समय मेरे मुंह में ठोक ठोक के भर दिया तो क्या होगा, मैं चिल्लाऊंगा। फिर आप पेड़ को ये पानी जो देते हो, ड्रिप इरिगेशन एक एक थीम से देते हो, उसकी फिलॉसफी अलग है। और इसलिए हमको पानी जो है एकदम देना, इसके बजाय ड्रिप से देने में फायदा है। हम जो इंसान के लिए, वही तो हमारे वृक्षों के लिए भी है, प्लांट के लिए भी है। और जगदीश चंद्र बोस जी ने यह सिद्ध करके दिया है कि उनको भी प्राण है। तो पहली बात तो पानी का उपयोग और नियोजन करते समय बने तक उसको ड्रिप इरिगेशन के अनेक प्रयोग है, उसके साथ आप उसका कौन सा करना ये आप तय करिए। तो ये खेती में पानी के उपयोग कैसे करना, स्प्रिंकलर लगाना या ड्रिप लगाना, या कोई आजकल हमारे यहाँ वो पेड़ के आगे में वो मिट्टी के मटके में पानी भर के रखते हैं और वो पानी धीरे धीरे पेड़ को देते रहता है, जब मटका खत्म होता है फिर भर देते हैं। तो आप जो भी बातों से करेंगे तो आपको ये बात समझनी होगी। दूसरा, जो पानी है उसमें साल्ट बहुत ज्यादा है। मेरे घर में जानवर मरते थे, उत्पादन ठीक से नहीं होता था, तब पानी का टेस्ट करने के लिए कहा। तब ध्यान में आया कि ये बड़ा हार्ड वाटर है, तो सॉफ्टनर लगाया तो अभी ठीक हो गया। पहली बात, पानी, जमीन और पत्ती, तीनों की टेस्ट करके आपको यह समझना होगा कि पानी कैसा है, जमीन में किसकी कमी है, किसकी कमी नहीं है। हम सीधा दुकान में जाते हैं, 4 मिश्र खाद की बैग, 4 यूरिया की बैग आके डाल के फेंक देते हैं। क्यों जमीन खराब करते हैं? और इस प्रकार से अगर हम फर्टिलाइजर एक्सेसिव देते रहेंगे तो जमीन, आप देख रहे हैं हरियाणा, पंजाब, हमारी जमीन खराब हो जाएगी। आपके जमीन में फास्फोरस कम है कि पोटैश कम है, ये देखो। और अभी तो हमारे इतना संशोधन हुआ है, तो आचार्य देवव्रत जी ने भी जैविक खेती पर लिखा है, पर हमारे यहाँ जीवामृत होता है कि जैसे 200 लीटर में 20 लीटर देशी गाय का गोमूत्र, गोबर और उसके साथ गुड़, वो सब मिश्रण करके उसका बनाकर अगर हमने पेड़ को दिया तो पेड़ के नीचे में वो कछुआ लगते हैं, हमारे यहाँ गांडूर बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो लगते, वो क्या करते हैं, वो जमीन को भूसभूषित बनाते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि हवा का नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट के मूल को मिल जाता है, तो ऊपर से नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, यूरिया डालने की। तो अब ये धीरे धीरे जो कम, देखो, उत्पादन खर्च को कम करना है और उत्पादन को बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना है और प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो ये पहला सूत्र अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये जो अलग अलग प्रकार के प्रयोग करो, अभी हमारे यहाँ मुझे एक ने बताया, ये बाल होते हैं ना, ये बाल लाकर हम एमिनो एसिड बनाते हैं। मैंने बहुत लोगों को टेक्नोलॉजी दी और सस्ते में किसानों को देते हैं। तो मैं पहले मुझे लगा कि बाल तो खूब है, खूब, आजकल तो महिलाएं भी बाल काटती है, पुरुष भी काटते हैं, तो बहुत बाल मिलेंगे। पर जब मैंने पूरे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन नागपुर में देखा तो मुझे 50 किलो भी बाल नहीं मिले। तब मैंने कहा कि तिरुपति से लाओ। तो मैं अभी 3 से 4 ट्रक बाल तिरुपति से खरीदता हूँ हर महीने में, और उन बालों से एमिनो एसिड बेसिस बहुत चीजें बनाई और करीब 4-5 करोड़ का बेचता हूँ। अब कॉस्ट प्राइस 10% प्रॉफिट पे देता हूँ। वो प्लांट बूस्टर है और वो लगाने के बाद एकदम फर्क पड़ता है क्रॉप में। तो मेरा ये है क्या, हाँ बुल्ढाना का दिखाओ। हमारे यहाँ जो किसान आत्महत्या कर रहे थे, लाइट थोड़ा बंद कर सके तो कर, हाँ लाइट बंद कर दो स्टेज की, हाँ ये तालाब बन रहे हैं और मैंने वहां एक पूरे बरसात में पानी स्टोर होता है। इधर रोड बन रहा है, उधर तालाब बन गए। यहाँ हमारे यहाँ बुल्ढाना जिले में अजिंठा, आपने नाम सुना होगा, वहां
ये जो धनगर कम्युनिटी है, मेंढी पालन करती है, वो 17,000 लोग माइग्रेट होते थे। अब वहां पानी आ गया, कुएं 24 घंटे चलने लगे। अभी प्रताप राव वहां के मंत्री है आयुष विभाग के, वो मैंने आए थे मेरे घर पर। मैंने कहा कैसा है? बोले अब तो 2-2, 3-3 क्रॉप ले रहे हैं, आपने ऐसी व्यवस्था कर दी, कोई माइग्रेशन नहीं होता क्योंकि पानी आ गया। ये फुकट में हो सकता था। ये दिल्ली कटरा मैंने हाईवे बनाया, बहुत लोगों को कहा अरे मुझे मिट्टी दे दो, मैं तालाब बना देता हूँ फुकट में। ये बड़े बड़े वाटर बॉडीज बन गई। तो मेरा आपको एक सुझाव है कि पहली बात, पानी का भी टेस्टिंग करो, पत्ती का भी करो और मिट्टी का करो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि बीज और प्लांट, कलम, इसमें जब तक आप अच्छे क्वालिटी का बीज नहीं मिलेगा तब तक उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। और जो नर्सरी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं नागपुर से हूं, आपके यहाँ किन्नौ होता है, हमारे यहाँ नागपुर ऑरेंज है। हमारे यहाँ ऑरेंज सिटी कहते हैं हमारे शहर को। साउंड बंद करिएगा, बंद कर दो, बैकग्राउंड में आ रहा है, लाइट साउंड कर दीजिए प्लीज। अब हमारे शहर में, हमारे विभाग में, विदर्भ में, हमारा विदर्भ है हरियाणा के बराबरी का है। लाइट साउंड, हमारी 10 लोकसभा विदर्भ में, आपका भी 8-10 की है। तो हमारे क्षेत्र में ऑरेंज बहुत लगता है। तो मैं अभी इस बार 25 किसानों को लेकर स्पेन में गया था। तो हमारे ध्यान में आया कि स्पेन में एक वैलेंशिया करके संतरे की वर्ल्ड फेम वैरायटी है। तो वहां क्या करते हैं, वो 1 एकड़ में 340 झाड़ लगाते हैं, हम 1 एकड़ में 100 झाड़ लगाते हैं। फिर वो 3 फीट का ऐसा बेड तैयार करते हैं और 1 फीट उसमें नाली बनाते हैं और कलम लगाने के बाद एक प्लास्टिक की पाइलें लगा देते हैं, 1-1.25 फुट की, ताकि ऊपर उसमें कोई रूट्स ना निकले। और बाद में जब पेड़ बड़ा होता है उसको काटते हैं, बोनसाई जैसा, वो ऊपर का काटते हैं, इधर से काटते हैं। उनका 1 एकड़ में उत्पादन है 25 से 30 टन। और विदर्भ में हमारा इनकम है, मेरे घर में भी ऑरेंज जैसे 4 से 5 टन। अब हमारा उत्पादन बढ़ेगा नहीं तो हमको पैसे कहां से मिलेगा, प्रॉफिट कहां से मिलेगा? तो नई नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन जो है, जो प्रयोग एक दूसरे को कर रहे हैं, उसको आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। अगर सोशल मीडिया में आपने अगर आपका प्रयोग डाल दिया तो कोई देख लेंगे। भी मैं कोई मीडिया सेवी नहीं हूं, मैं अपने पोस्टर भी चिपकाता नहीं, बायोडाटा भी मेरे कभी छपाया नहीं। पर मैं अभी आज भाषण दे रहा हूं, तो आपके यहाँ से मेरा टीम भाषण लेके वो मेरा सोशल मीडिया में जैसे जाता है तो मेरे फॉलोअर्स है 25 करोड़। और मुझे यूट्यूब से अभी गोल्डन डिस्क मिली है, मुझे 3 लाख रुपए महीना मिलता है। तो वो मैं पूरा पैसा गरीबों के लिए दान कर देता हूं। तो पहला है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरों को एक सोशल मीडिया में एक ग्रुप तैयार करो और एक दूसरे को बताओ कि किसकी सक्सेस स्टोरी है, वो कॉपी करो। कोई अच्छे काम के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। और इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा कि हमको बीज और कलम, 2 बातों में बहुत गंभीरता से सोचना होगा, अच्छी लगनी चाहिए। अब दूसरा, आप इतना यूरिया और मिश्र खाद यूज करते हो, मेरे पास ड्रोन है। अब मैं ड्रोन से जब स्प्रेइंग करता हूं तो नैनो यूरिया का उपयोग करता हूं। अब नैनो यूरिया की बोतल है 250 की, तो 2 बोतल में मेरा काम हो जाता है। और वही अगर मैं यूरिया के बोरे, तो 4 बोरे यूरिया के 50-50 को 4 बैग लगती थी। उसमें क्या होता है, जब हम केमिकल फर्टिलाइजर या कोई भी फर्टिलाइजर बाजार से लाकर फेंकते हैं तो 75% वेस्ट होता है, जमीन को खराब करता है, और 25% प्लांट को जाता है। जब हम नैनो यूज करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। तो हमारा आधा खर्चा खाद के ऊपर बच गया, उतना हमारा फायदा हुआ। मेरे घर पर गन्ना लगा, मैं 4 चीनी मिलें चलाता हूं किसानों के लिए। मैं कोई उद्योगपति नहीं हूं। अगर मैं उद्योगपति होता तो मैं ब्रिज, टनल और रोड का तो एक्सपोर्ट वही धंधा करता, वो नहीं करता, किसानों में काम करता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं, मुझे 88 टन गन्ना 1 एकड़, मैंने आपके इधर की भाषा में 880 क्विंटल हुआ। मैंने ड्रोन से स्प्रे किया। और मेरे अभी तुअर हुई ऑर्गेनिक
तो मुझे 1 एकड़ में 14.5 क्विंटल हुई। इसका कारण मैं हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री में प्रेस मड और स्पेंट वॉश, गंदा पानी निकलता है, उसमें डालकर मैं उसका एक भू सुरक्षा खाद तैयार करता हूँ। 50,000 टन, बहुत लोगों में पॉपुलर हो गया। और वो खाद में ये फरीदाबाद के इंडियन ऑयल की लेबोरेटरी ने कल्चर तैयार किया। वो कल्चर ऐड करके वो खाद इतना प्रभावी है कि वो ऑर्गेनिक खाद उत्पादन बढ़ाता है। आप कंपोस्ट करिए, आप वो गांडूळ खाद, कछुआ का खाद तैयार करिए, आपके यहाँ जितना जितना वेस्ट होता है वो लीजिए। अब टेक्नोलॉजी की बात बताता हूं। आदमी को जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उत्पादन के लिए ऑर्गेनिक कार्बन की आवश्यकता है। और पहली बात, आपके जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट करो। मेरे जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन 0.35 था, उत्पादन नहीं आता था। अब मेरे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जिस दिन 0.75 0.80 हुआ, उस दिन मुझे उत्पादन बढ़ गया। तो ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये एमएसएमई की हमारी वर्धा में एक इंस्टीट्यूट है, वहां के रिसर्च करने वाले लोगों ने 2-3 ड्रम में बायोचार तैयार किया है। बायोचार का मतलब ये है कि उन्होंने जो हम जलाते हैं उसको उन्होंने ड्रम में रखकर, एक छोटा 4,000 का इक्विपमेंट है, आईआईटी में भी हुआ है, पता है। वो बायोचार तैयार करके खत में मिश्रण करके डाल देंगे और आपके जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन अगर आप 0.60, 0.65, 0.80 तक ले जाएंगे तो आपका कृषि उत्पादन 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ जाएगा। तो पहली बात तो ये, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जो आपके यहाँ वेस्ट पड़ा हुआ है, बायोमास कचरा, हमारे यहाँ कॉटन स्ट्रॉ, पराठी है, वो हो सकती है। तो ऑर्गेनिक कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि वेस्ट टू वेल्थ, जैसे मैंने नॉलेज टू वेल्थ कहा, वैसे वेस्ट टू वेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 8 साल पहले, मैं नागपुर में, हमारी कारपोरेशन थी, तो मैंने कल्पना आई कि गंदा पानी बेचे। तो मैंने मेयर को बुलाया कि ये गंदा पानी, हम जो टॉयलेट का पानी है लोगों का गंदा, ये बेचेंगे। तो उसने बोला, क्या बोलते हो आप, कुछ भी फंडा देते हो, ये कोई होने वाला है? मतलब मैं करके दिखाता हूं। आपको ताज्जुब होगा, मैं 7 साल से हमारे शहर का टॉयलेट का गंदा पानी, लोग जो गंदा पानी तैयार करते घर में टॉयलेट में, वो शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के कोराडी खापरखेड़ा प्रोजेक्ट को पानी सप्लाई करता हूं। और महानगर पालिका को हर साल 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। 300। अभी तुम्हारे गाजीपुर टेकड़ी है यहाँ दिल्ली में, वो 7 मीटर हाइट हमने कम कर दी। क्यों? तो कचरा, 60 लाख टन कचरा, ये UR2, ये जो पानीपत से भी नया रोड हमने बनाया, जिससे पानीपत से आधे घंटे में आप एयरपोर्ट जाओगे अंदर, अभी 3.5 घंटे लगते हैं। ये रोडवे और दिल्ली मुंबई हाईवे में कचरा डाल दिया। तो वेस्ट टू वेल्थ, नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड विजन ऑफ लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो आपके ही खेत में क्या वेस्ट है उसका उपयोग करो, और इसलिए कंपोस्ट, जैविक खत जितना तैयार कर सकते वो करिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैं आपको कह रहा हूं, मुझे भी मंत्री होने के कारण बड़ा संभाल के बोलना पड़ता है, क्योंकि कोई सच भी बोलो तो ये मीडिया वाले गडकरी ने ऐसा कहा। तो पहली बात ऐसी है कि गेहूं, चावल, मक्का, ये सब लगाना चाहिए, और ये लगाने के बाद आप धनवान बनने में मुश्किल है, क्योंकि उत्पादन खर्चे और भाव, इसमें प्रॉफिट कम है। और इसलिए मैं 2004 से एक काम कर रहा हूं देश में। पहले लोग मुझे पागल कहते थे, अब सबने स्वीकार किया, वर्ल्ड में चला गया। तो काम यह है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड एनर्जी एंड पावर सेक्टर। अब ये जो पेट्रोल डीजल है, हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए
हम पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा कर रहे हैं। अगर ये 22 लाख करोड़ रुपए अगर हम बचाएंगे और देश के हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र के किसान के जेब में डालेंगे तो हमारे गांव सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाएंगे। तो हमने शुरू किया कि गन्ने, अभी मैं गाड़ी में आया हूं, कार्यक्रम को देख लेना गाड़ी, 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर गाड़ी चल रही, इनोवा टोयोटा की, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है, लिखा है नीचे में। और अभी 12 कंपनियों ने ये टेक्नोलॉजी लाई है, अभी सुजुकी ला रही, सब ला रही, स्कूटर्स भी आ गई। तो पहली बात, इथेनॉल बनता है शुगर केन जूस से, इथेनॉल बनता है मोलाइसिस से जिसको आप शीरा कहते हैं, इथेनॉल बनता है मक्के से, इथेनॉल बनता है राइस से, ब्रोकन राइस से, सड़े हुए राइस से, और इथेनॉल कौन से भी बनता है, अब इथेनॉल बाम्बू से बनता है, और इथेनॉल परली से भी बनता है, राइस स्ट्रॉ से भी बनता है। अभी हमने कोशिश की, पानीपत में एक इंडियन ऑयल ने प्रोजेक्ट डाला हुआ है, लगभग शुरू हुआ, थोड़ा अड़चने आई उसमें, कि हरियाणा और पंजाब को मिलकर 220 लाख टन राइस स्ट्रॉ तैयार होता है, परली आप जला देते हैं और पूरा दिल्ली प्रदूषण होता है। अब हमने कहा कि इसको परली को यूज करेंगे। परली का भाव 2 से 2.5 हजार रुपये टन हुआ, 20 लाख टन परली अब उपयोग में, परली के 2 उपयोग किए गए कि परली से पानीपत में इंडियन ऑयल ने जो प्रोजेक्ट डाला है वो 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और करीब 180 टन 1 लाख टन इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 78,000 टन बायो एविएशन फ्यूल तैयार हो रही है। हवाई जहाज चलेंगे। मैं कोई भी बात होकराला वाली नहीं करता हूं ना, जिसको कोई संशय होगा मेरे पास आइए, मैं उसको बता दूंगा। यानी किसान अन्नदाता नहीं, ईंधन दाता बने, ईंधन दाता नहीं, ऊर्जा दाता बने, ऊर्जा दाता नहीं, बिटुमिन दाता बने, अब बिटुमिन दाता नहीं, हाइड्रोजन दाता बने, अब हाइड्रोजन दाता नहीं तो किसान अन्नदाता तो है ही, पर भविष्य में जो हाइड्रोजन बनेगा तो भारत देश ये ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। हाइड्रोजन 4 प्रकार से होता है, पानी से और कचरे से, बायोमास से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन, कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, और जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन। अभी मैंने 1 महीना पहले टाटा को हमने 7 प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट मेरे मिनिस्टर ने लिए, और टाटा के ट्रक, आईसी इंजन पर एक ट्रक है जो पेट्रोल डीजल पे चल सकता है, उसको हमने हाइड्रोजन पे चलाने का तैयार किया, और एक जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर तैयार किया, और दोनों ट्रक को मैंने लॉन्च किया। वो अब यह है कि हाइड्रोजन भविष्य का फ्यूल है। हवाई जहाज चलेगी, अभी रेलवे चलेगी, कार चलेगी, बस चलेगी, ट्रक चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे, और यह हाइड्रोजन किसानों ने बनाना चाहिए। उसका भी मैंने काफी कुछ काम करके रखा है, मैं खुद उसमें ध्यान देता हूं। और इसलिए आप जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ये जब तक आप नहीं करोगे, आप एग्रीकल्चर में, देखिए शरद जोशी हमारे किसान संगठन के नेता थे, मैं उनको बहुत मानता था। वो कहते थे कि हम ग्लोबल इकोनॉमी में हैं, अब गेहूं, चावल, कपास, मक्के की कीमत तय करना हमारे हाथ में नहीं रहा, ये ग्राउंड रियलिटी है, सच है। मक्के का भाव अमेरिका तय करती है, सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना तय करती है, तेल का, पामोलिन तेल का भाव मलेशिया, इंडोनेशिया तय करता है, शक्कर का भाव ब्राजील तय करता है। अब ग्लोबल इकोनॉमी के कारण हमको डिमांड एंड सप्लाई में कौन से चीज की कमी है, कौन सा शॉर्टेज है और कौन सा सरप्लस है, ये सोचना होगा, इसका अध्ययन करना होगा। अभी हम 1,25,000 करोड़ रुपए एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए खर्चा करते हैं, तो खाद्य तेल का शॉर्टेज है। अब राइस ब्रांड का भी तेल हम बना रहे हैं,
तो हमें ये समझना होगा कि हम अभी, जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं कि 2 साल पहले, मैं वैसे बहुत पहले से आग्रह कर रहा था, वो फूड वर्सेस फ्यूल का विवाद खड़ा किया कुछ लोगों ने। मैं कहा मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति दो। तो मक्के की कीमत थी 1200 रुपए क्विंटल, एमएसपी थी 1800 रुपए क्विंटल। हम दे नहीं पा रहे थे कीमत, और जब खूब आग्रह करके प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट में निर्णय हुआ कि मक्के से इथेनॉल बनाएंगे, तो मक्के की कीमत पर क्विंटल हो गई 2600 रुपए, यानी एमएसपी से ऊपर गई। परिणाम क्या हुआ? अब मक्के का एक साल में 3 क्रॉप आ रहे, 100 दिन में मक्का मिलता है 30 से 40 क्विंटल, तो लोग मक्का लगाने लगे। हमारे वो रज्जू भाई का लड़का मेरे साथ था अभी स्पेन में, जय शाह ना, जय श्रॉफ। तो वो उसको बोला मैंने इस बार उसका यूनाइटेड फॉस्फोरस, क्या कंपनी का नाम है उनका, नहीं दूसरा क्या, यूपीएल, बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड में 16-17वें नंबर के धनवान व्यक्ति है। वो मैं 35,000 टन मैंने सीड बेचा। मैंने बोला अभी तो 70,000 टन तैयार कर बेचने वाले लोग मक्का लगाने वाले हैं, क्योंकि मक्के को कीमत आई। और 3 क्रॉप ले रहे हैं, 30 से 40 क्विंटल एक बार होगा, 3 बार होगा तो 100 क्विंटल होगा, और 2000 का भाव हुआ तो 2 लाख रुपए हुए। ऊपर से चारा अलग, वो भी काट के साइलेज में रखा, तो हमारा हरा ग्रास जानवरों को मिलेगा। तो सवाल यह है कि हमें यह समझना होगा कि हमें किस दिशा में जाना है। और मैं ये मानता हूं कि उत्पादन खर्चे को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और उत्पादन को प्रोसेसिंग करने की व्यवस्था करना, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, जैसे पानी से, पत्ती से, सीड और कलम से, और उससे आगे जाकर आपको क्लाइमेट में कब क्या क्या होना है इसका आधार लेकर आपको खेती का नियोजन करना होगा। मैं अभी एक स्मार्ट विलेज बना रहा हूँ, 1000 घर बना रहा हूँ उसमें, और मेरा इच्छा है कि 5 लाख रुपए में 500 स्क्वायर फीट का घर, कंक्रीट के रोड, 24 घंटे पानी, बिजली मुफ्त, गार्डन, समाज भवन, सब मिलके 5 लाख में घर बने। तो मैंने वो टेक्नोलॉजी वगैरह लाई सब। तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ओल्ड इज गोल्ड, ये भी 100% सच नहीं है, और ओल्ड गोल्ड है, ये भी कुछ प्रमाण में सच है। जो जो आपके अनुमान से आपको सक्सेस स्टोरी बनाता है उसका यूज करो। अगर कंपोस्ट खत तैयार करनी है, ऑर्गेनिक मैन्युअल तैयार करनी है, आपके अलग अलग उपायों के द्वारा आपने अगर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अगर डिसीज को कंट्रोल किया है प्लांट के, तो जरूर करिए। तो इनोवेशन जिसमें है उसका उपयोग करिए, उत्पादन को बढ़ाइए और उत्पादन खर्चे को कम करिए और प्रोसेसिंग करिए। मेरा विश्वास है कि ये जो प्रवास है ये कठिन है पर असंभव नहीं है। इस देश के जीडीपी ग्रोथ में जो हमारा 14% कंट्रीब्यूशन है, वो जिस दिन 22% हो जाएगा, उस दिन देश में कोई गांव का किसान का लड़का नौकरी के लिए शहर की तरफ नहीं आएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे और उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, क्रय शक्ति। अब खर्चा करने की शक्ति बढ़ेगी तो मल्टीप्लेक्स आएगा गांव में, गवर्नमेंट स्कूल आएगी, फीस देने की ताकत तो बने किसान की। और इसलिए आने वाले समय पे ज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके, ऑर्गेनिक के तरफ जैविक खेती का भी उपयोग करके, ड्रोन का उपयोग, अभी मैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मेरा प्रयोग कर रहा हूं, उसकी प्रॉब्लम है, वो 1.5 घंटा ही चलता है। पर मेरा सीएनजी का ट्रैक्टर, अभी मैंने एक सब ट्रैक्टर, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने अभी यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स ट्रैक्टर को लागू करने की फाइल आई, सब मेरे पास मालिक आए। बोले साहब ये लगाएंगे तो ट्रैक्टर 1 लाख 1.5 लाख महंगा होगा। बोले ठीक है, एक मेरी कंडीशन है। बोले क्या? ट्रैक्टर सीएनजी पर, इलेक्ट्रिक पर, फ्लेक्स इंजन पर कन्वर्ट करो, मैं पीछे हटता हूं। मेरे पास सीएनजी का ट्रैक्टर है, मेरी 1 लाख रुपए की बचत है। अभी बजाज की सीएनजी स्कूटर मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की पुणे में 4 महीने पहले। तो पेट्रोल पे चलने वाली मोटरसाइकिल का खर्चा है 2 रुपये 40 पैसे, और सीएनजी पर चलने वाली मोटरसाइकिल का खर्चा 1 रुपया। तो अब
परली से सीएनजी बन रहा है। 400 प्लांट अरे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश देश में, उसमें 90 शुरू हो गए। और वो परली से 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी, 12 टन ऑफ कॉटन स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी, 15 टन ऑफ नेपियर ग्रास इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। उस पर ट्रक, बसेस, कार सब चलेगी। आपके यहाँ अभी 90 प्लांट चालू हो गए और 400 प्लांट शुरू होंगे। उनका 35% निकलता है लिग्नंट। अब मेरे यहाँ मीटिंग हुई, पेट्रोलियम मंत्री सब थे, और हमारा 90 लाख टन हमको बिटुमेन लगता है, डामर लगता है। तो मैंने प्रयोग करके, सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन है फरीदाबाद, वहां बहल करके साइंटिस्ट है, मैंने कहा इसका क्या होगा। तो यूज रबर टायर की पाउडर और प्लास्टिक, और 35% ये जो लिग्नंट था ये डामर में डालकर अब फाइनल रिपोर्ट आएगा। उस दिन 15 लाख टन इंपोर्ट कम होगा, पर्यावरण की सेवा होगी। और जो 220 लाख टन में 20 लाख टन केवल परली का उपयोग हो रहा, 5 साल में अगर 220 लाख टन परली वैल्यू एडिशन हो जाएगी, इथेनॉल बनेगा, हवाई ईंधन बनेगा, लिग्नंट का फायदा होगा, सीएनजी बनेगा, और आप परली नहीं जलाएंगे तो क्यों प्रदूषण निर्माण होगा। हमें प्रदूषण को समाप्त करना है, इंपोर्ट को कम करना है, और स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर जल, जमीन, जंगल, जानवर पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गांव, गरीब, मजदूर, किसान को समृद्ध और संपन्न बनाना है।